हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए BA LLB 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास हो जाता है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से अपने क्वेश्चन के आंसर देना है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम यानी कि IPC। एग्जाम में 3 घंटे का समय होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अपराध भावना अपराध का एक आवश्यक तत्व है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारतीय दंड संहिता में यह सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपराध भावना की परिभाषा लिखनी थी। फिर लिखना था अपराध भावना की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिर इसके बाद इसके 4 आवश्यक तत्व है। पहला है अंग्रेजी विधि में अपराध भावना का लागू होना। इसमें आपको 2 केस लॉ भी लिखने थे। पहला केस लॉ है आर बनाम प्रिंस और दूसरा है आर बनाम टालसन। इसका दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है अपराध भावना के सिद्धांत का भारतीय दंड संहिता में प्रयोग। इसमें भी दोस्तों एक केस लॉ काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। केस है महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर जज। इसके बाद तीसरा इसका एलिमेंट्स है अपराध भावना के सिद्धांत के अपवाद। इसके बाद दोस्तों चौथा आता है इसका एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक तत्व, ऐसे मामले जिनका स्वरूप तो आपराधिक हो परंतु वे वास्तव में दीवानी विधि से संबंधित हो। और दोस्तों इसमें आपको अपराध के 4 चरण भी लिखने थे। इस अपराध का पहला चरण होता है आशय यानी कि इंटेंशन, दूसरा होता है तैयारी प्रिपरेशन, और तीसरा प्रयत्न, और चौथा अपराध का पूर्ण होना। इसके बाद एग्जाम में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता में दिए गए शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार की विवेचना कीजिए। प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कब मृत्यु तक की जा सकती है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको IPC की धारा 97 के बारे में लिखना था, जो कहती है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपनी शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है। इसमें 2 केस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर में लिखना था। पहला केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। दूसरा केस है रोज बनाम R 1884 का है केस है। इसके बाद दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कब मृत्यु तक की जा सकती है। इसमें धारा थी 100 के बारे में लिखना था। इसमें भी एक केस आपको लिखना था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है। इसके बाद दोस्तों एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, आपराधिक षड्यंत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करते हुए दुष्प्रेरण से अंतर स्थापित कीजिए। दोस्तों IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 5A में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। इसमें आपको धारा 120A
जो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है जिसमें, और 120 बी जिसमें दंड के बारे में बताया गया है, और दुष्प्रेरणा से अंतर स्थापित कीजिए। दुष्प्रेरण को आईपीसी की धारा 107 में परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन के आंसर में दोस्तों आपको इन धाराओं को लिखना था, और 2 केस भी है इसमें काफी महत्वपूर्ण। अजय अग्रवाल बनाम भारत संघ 1993 का, और दूसरा केस है दोस्तों इसमें आर बनाम थॉमसन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, चौथा, हत्या क्या है, कब सदोष मानववध हत्या नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में दोस्तों आपको सबसे पहले हत्या की परिभाषा लिखनी थी, जिसे आईपीसी की धारा 300 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद आपको हत्या के अपराध की आवश्यक तत्व है उसके बारे में लिखना था। फिर इसके बाद आपको लिखना था कब सदोष मानववध हत्या नहीं है। दोस्तों इसमें भी 5 बातों का होना आवश्यक है। इसकी अपवाद है कब सदोष मानववध हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा। पहला था गंभीर एवं अचानक विकोपन। इसमें आपको एक केस भी लिखना था, जिस केस का नाम है दोस्तों KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। और इसमें दूसरा इसका दोस्तों अपवाद है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, और तीसरा है लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण, और चौथा है जो आपको इसमें लिखना था आकस्मिक लड़ाई। दोस्तों इसमें एक केस है चौथे में राजेंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट का है मामला है। और इसका 5वां अपवाद है सहमति से की गई मृत्यु। इसमें भी दोस्तों एक केस है दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य। इस केस में दोस्तों आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको किया गया था। इस केस में एक व्यक्ति 10वीं कक्षा में 5 बार फेल हो गया था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अब मर जाना है। तो पत्नी ने कहा पहले मुझे मार दो, तो उसके पति ने पहले अपनी पत्नी को मार दिया। जैसे ही वह पति मरने वाला था तो पुलिस के द्वारा वह पकड़ लिया गया। तो न्यायालय द्वारा इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि वह व्यक्ति हत्या का दोषी नहीं है, आपराधिक मानववध का दोषी है। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर में इन धाराओं को तथा इस प्रकार के कब सदोष मानववध हत्या नहीं होता है, इसके 5 आवश्यक तथ्य है जो आपको इसके आंसर में लिखने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5वां, चोरी से क्या तात्पर्य है, इसके मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। चोरी तथा उद्यापन में क्या अंतर है। दोस्तों चोरी को आईपीसी की धारा 378 में परिभाषित किया गया है, और इसके 5 आवश्यक तथ्य है वह इस प्रकार है। पहला है किसी व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति का हटाना। इसमें एक केस लॉ भी है जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। प्यारी लाल बनाम राजस्थान राज्य AIR 1963, और इसका दूसरा एलिमेंट्स है उस व्यक्ति की सहमति के बिना, और तीसरा है कोई चल संपत्ति। चौथा है संपत्ति को बेईमानी से ले जाने का आशय हो। इसमें भी एक केस लॉ है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण, KN मेहरा बनाम राज्य AIR 1957। इसका 5वां आवश्यक तत्व है संपत्ति का हटाया जाना। दोस्तों इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन में इसके 5 आवश्यक तथ्य है। इसके बाद आपसे पूछा गया था चोरी तथा उद्यापन में अंतर लिखिए। चोरी को धारा 378 में और उद्यापन को धारा 383 में परिभाषित किया गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में छठवां, व्यपहरण एवं अपहरण के अपराधों की व्याख्या करते हुए दोनों में अंतर बताइए। व्यपहरण को धारा 359 में परिभाषित किया गया है और अपहरण को धारा 362 में दोस्तों परिभाषित किया गया है। इन दो धाराओं को आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था सातवां, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के संबंध में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें दोस्तों आपको आईपीसी की धारा 498 के बारे में लिखना था। 498 कहती है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना के बारे में बताया गया है। इसमें 3 केस है दोस्तों जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने थे। पहला केस है वजीर चंद बनाम हरियाणा राज्य AIR 1989, सुप्रीम कोर्ट का है केस है। दूसरा केस है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बालकृष्ण नायडू बनाम राज्य AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा केस है श्याम लाल बनाम हरियाणा राज्य AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट का है केस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में 8वां, मानहानि को परिभाषित कीजिए, उसके तत्वों और अपवादों को जो कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है समझाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मानहानि के बारे में पूछा गया था जिसे आईपीसी की धारा 499 में परिभाषित किया गया है और इसमें 2 केस भी आपको लिखने थे। एक केस है इसमें सोहन लाल बनाम राज्य 1962 का और दूसरा केस है दोस्तों इसमें बालकृष्ण नायडू बनाम राज्य AIR 1992 का केस। दोस्तों इसके बाद मानहानि के आवश्यक तथ्य को के बारे में आपको लिखना था। मानहानि के 5 आवश्यक तथ्य है। पहला है मानहानिकारक कथन का व्यक्ति से संबंधित होना, दूसरा है लांछन और तीसरा है कथन का प्रकाशन होना और चौथा है लांछन बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा हो और 5वां है क्षति। और दोस्तों आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर में इन 5 आवश्यक तत्वों को लिखना था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अपराध करने की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तैयारी और प्रयत्न कब दंडनीय होता है समझाइए। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको अपराध करने की अवस्थाओं के बारे में लिखना था। अपराध करने की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है आशय, दूसरी होती है तैयारी, तीसरी प्रयत्न और चौथी अपराध का पूर्ण होना। इसमें दोस्तों आपको एक केस भी लिखना था इस क्वेश्चन के आंसर में। केस का नाम है अभयानंद मिश्र बनाम स्टेट ऑफ बिहार राज्य AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह केस था। तैयारी और प्रयत्न कब दंडनीय होता है, इसमें दोस्तों 4 चरण हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 10वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला पूछा गया था राजद्रोह, इसको आईपीसी की धारा 124A में परिभाषित किया गया है और दूसरा आपराधिक अभिताष, इसको धारा 503 में परिभाषित किया गया। दहेज मृत्यु, इसको धारा 304B में दोस्तों परिभाषित किया गया है। इसके बारे में 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टिप्पणी लिखने के लिए। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप लॉ की स्टूडेंट हैं, अगर सिविल जज ADPO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा कि हमें अपने पेपर में किस प्रकार के आंसर लिखने हैं।
दोस्तों, और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही जल्द मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।